दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं तुगलक वंश का इतिहास। जी हां दोस्तों, और आज का सेशन जो हमारा है ये 53वां लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले 52 लेक्चर में दोस्तों डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया। पीछे की क्लास की अगर मैं याद दिलाऊं आप सभी को, तो पिछले 45 लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको पूरी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास दिया। पूरा का पूरा क्लास दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री पर आधारित था, उसको आप जरूर से देखिए, ठीक है। और लास्ट का जो 3 वीडियो था 43, 44 और 45 नंबर का वीडियो, उन वीडियो में दोस्तों डायरेक्टली मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन आप अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो वो बड़ा स्पेशल वीडियो एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद दोस्तों 46 नंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत किया, ठीक है। और उसी इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं तुगलक वंश के इतिहास के बारे में। दिल्ली सल्तनत पर जो अलग अलग वंश चले थे, उन वंश में पहला गुलाम वंश था। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का जो समय था यह गुलाम वंश का था। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का जो समय रहा वो खिलजी वंश का था। और उसके ठीक बाद स्टार्ट होता है तुगलक वंश, ठीक है। तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक दोस्तों ये चलेगा तुगलक वंश। इसके जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनसे बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ सवाल आपको तैयारी है कि नहीं है और आप उसका जवाब कैसे देते हैं। तो 53वां लेक्चर है और आज क्वेश्चन नंबर 1561 से लेकर के 1590 तक के सवालों को दोस्तों हम हल करने चल रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। ये उसी फाउंडेशन बैच का एक ट्रायल वीडियो है दोस्तों। इस ट्रायल वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि जब फ्री के कोर्स में इतना बेहतरीन मटेरियल आपको मिल सकता है, तो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां पर हम बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों आप सभी को तैयारी कराते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम आपका रुकने ना पाए, ठीक है। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क करिए और अलग अलग बैच के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यहां से, ठीक है। सीधे आते हैं अपने सवालों पर। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 53वां लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 1561। इसके पहले 1550 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया। 1561 से लेकर के 1590 तक के सवाल दोस्तों आज हम लोग हल करने चल रहे हैं। पहला सवाल है गाजी मलिक। जी हां दोस्तों, गाजी मलिक ये किस वंश का संस्थापक था? तो याद रखिए गाजी मलिक ये तुगलक वंश का संस्थापक था। कौन सा वंश? याद रखिएगा तुगलक वंश का संस्थापक था। एक्चुअली में इसका नाम गाजी मलिक नहीं था, इसका जो वास्तविक नाम है वो अलग है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम है क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका वास्तविक नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है इसका? वास्तविक नाम है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसे ही गाजी मलिक कहा जाता है, ठीक है। और याद रखेगा इसने हत्या किया था। किसकी हत्या किया था? तो जो नसरुद्दीन खुसरो शाह का नाम सुना होगा, खिलजी वंश का आखिरी शासक था, ठीक है। खिलजी वंश का आखिरी राजा, खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों, अंतिम शासक नाम है क्या? नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दोस्तों इसकी क्या हो जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करके तब तुगलक वंश की नींव पड़ती है। कब दोस्तों? तो याद रखेगा 8 सितंबर 1320 को। जी हां दोस्तों, 8 सितंबर 1320 को दोस्तों इस गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना किया। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है मंगोल को पराजित करने के कारण। मंगोलों को पराजित करने के कारण, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण दोस्तों किसके समय में हुआ था? अगर सर्वाधिक पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी बताएगा। क्या बताएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। लिख रहा है मंगोलों को पराजित करने के कारण किसने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की दोस्तों उपाधि दिया था? तो उपाधि किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी को कहां पता था कि उसी के वंश का पतन करके, उसी के वंश के शासक की हत्या करके गाजी मलिक क्या करने वाला है? तुगलक वंश की नींव डालने वाला है। उसे क्या पता, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा। गाजी मलिक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक दोस्तों गद्दी पर बैठेगा। कब से कब तक? तो याद रखेंगे दोस्तों 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक दोस्तों, 1325 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर रहेगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 5 साल के लिए दोस्तों गाजी मलिक राजा रहता है, ठीक है। लिख रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमणों को दोस्तों विफल कर दिया? एक बार हराने का दोस्तों चस्का लग चुका था दोस्तों। एक बार हराने के बाद दोस्तों 29 बार, जी हां दोस्तों 29 बार इसके शासनकाल के दौरान दोस्तों हमला हुआ मंगोलों का, लेकिन हर बार दोस्तों मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया इसने, ठीक है। इसको याद रखेगा। अच्छा, एक सवाल और परीक्षा में पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले पंजाब का सूबेदार था, ठीक है। याद रखेंगे सुल्तान बनने से पहले
बनने से पहले ये क्या था दोस्तों, ये पंजाब का सूबेदार था। क्या था, पंजाब का सूबेदार था। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल, ठीक है, कि इसके पहले क्या था। जैसे इल्तुतमिश वाला पूछता है ना कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले क्या था, तो बदायूं का इक्तदार था। उसी तरह से यहां से भी सवाल आता है, जो आता है सवाल में देखिए वही सवालों को आपको दे रहा हूं ताकि आप समझिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है डाक प्रथा। पहली बार दोस्तों डाक प्रणाली भारत में आ रही है। जी हां दोस्तों, डाक प्रणाली, ये कोई प्रथा तो है नहीं, इसे प्रथा कहना उचित नहीं है, ये डाक प्रणाली कहिए दोस्तों, यही सही है। तो डाक प्रणाली पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ही था। गयासुद्दीन तुगलक ही था दोस्तों जिसने इस डाक प्रणाली को क्या किया था, व्यवस्थित किया था, याद रखिएगा। इसलिए डाक प्रणाली का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। पूरे भारत में दोस्तों इसने स्टार्ट कराया था। अच्छा दोस्तों, एक और भी याद होगा आपको, घोड़ा दागने की, घोड़ा दागने प्लस हुलिया व्यवस्था का जन्मदाता दोस्तों कौन था, तो आपको पता होगा इसका जन्मदाता तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों था, क्योंकि इसी ने जो है अस्थाई सेना का कॉन्सेप्ट लाया था और सेना को वेतन देने का कॉन्सेप्ट लाया था। तो कौन सा सैनिक किस विभाग से संबंधित है, इसलिए दोस्तों ये घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया रखने की प्रथा लाया था। और उसको दोस्तों पूर्ण रूप से लागू किसने किया, पूर्ण रूप से लागू किसने किया या उसको और ज्यादा बेहतर किसने बनाया, तो वहां भी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का नाम ही आता है। यह सवाल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, किसने किसरी आपदा, दोस्तों खेती से संबंधित कुछ आपदाएं होती हैं, जैसे अकाल पड़ गया। भाई अकाल पड़ गया तो आप याद रखें इसके पहले के जो राजा थे वो तो दोस्तों, अगर मैं अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन जो राजस्व की दर वसूलता था वो क्या था दोस्तों, तो 1/2, यानी जितनी खेती होती थी आधा सरकार रख लेती थी और आधा लोगों को मिलता था। तो दोस्तों यहां पर इसने थोड़ा सा ध्यान दिया कि कृषि आपदा यानी अकाल हो गया, अनावृष्टि यानी अगर वर्षा नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है फसल तो अच्छी होगी नहीं। तो ऐसे स्थितियों में राजस्व में छूट देने की नीति अपनाई थी दोस्तों किसने, याद रखेगा गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने यह नीति अपनाई थी ताकि किसानों को ज्यादा परेशानी ना हो, उन्हें थोड़ी सी छूट दिया जाए, थोड़ी रिहाई दिया जाए इस केस में, चाहे अकाल आ जाए उस केस में, या फिर अगर अनावृष्टि हुई है, वर्षा न होने की वजह से उत्पादन कम हुआ तो उस स्थिति में थोड़ा सा जो है कम रखा जाए। क्योंकि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अकाल पड़ गया, अब हल्की फुल्की खेती हुई, उसमें भी अगर आधा राजस्व उनको देना पड़ जाएगा तो उनका पेट कैसे चलेगा दोस्तों, उनका भरण पोषण कैसे होगा। इन सब बातों का ध्यान रखा किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने ध्यान रखा। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण कराया और नहरों का निर्माण कराया दोस्तों, ये किसने करवाया था, तो ये भी दोस्तों कार्य गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। खास करके दोस्तों कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्य इसने कराए हैं, याद रखिएगा। हाँ, सवाल अगर पूछता है कि दोस्तों नहरों का जाल किसने बिछाया, तो इसके बाद जो राजा आएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा बहुत काम उसने कराया। और फिरोज शाह तुगलक के समय में पूरे भारत में नहर ही नहर, कुएं ही कुएं खोद दिए गए। वो फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर पे आएगा। तो उसके समय पहली बार अगर पूछे तो बताएगा दोस्तों सिंचाई के लिए कुएं और नहरों को दोस्तों निर्मित कराया था। वो पहला शासक कौन था, तो तुगलक वंश का पहला शासक था, जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसी ने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस सुल्तान द्वारा खालसा, खालसा मतलब क्या होता है दोस्तों, खालसा की बात कर रहा है, ठीक है, खालसा क्षेत्रों की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा खालसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को दोस्तों जारी किया। एक नया प्रथा था दोस्तों और इसको लाने वाला शासक कौन था, तो इसे लाने वाला शासक भी गयासुद्दीन तुगलक ही था। कौन था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक नहीं दोस्तों इस चीज को लाया था, इस गल्ला बटाई प्रथा को लाया था। इसको भी याद रखेंगे। हालांकि पहली बार खालसा, सबसे ज्यादा खालसा भूमि दोस्तों किसके समय में बनाई गई, तो जब ये सवाल आता तब हम बताए थे कि आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां गल्ला बटाई की बात करें तो गल्ला बटाई वाले केस में आप गयासुद्दीन तुगलक का नाम याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा बंगाल अभियान विजय के बाद, जी हां दोस्तों बंगाल अभियान इसने जो किया था उसमें दोस्तों जीत गया था। तो बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसे संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। किसके दिल्ली पहुंचने से पूर्व, देखिए गया था बंगाल में और बंगाल विजय कर लिया, तो दोस्तों एक संदेशा भेजा कि जब तक सम्राट यानी बादशाह स्वयं दिल्ली आ न जाए उसके पहले वो दिल्ली छोड़कर चला जाए। ये किसको इस तरह का धमकी दे रहा है, तो दोस्तों आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं, नाम है निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है दोस्तों, निजामुद्दीन
निजामुद्दीन औलिया यह प्रसिद्ध सूफी संत थे, एक तरह से आप कह सकते हैं इसका काटा भिड़ा था, ठीक है, 36 का आंकड़ा था, ठीक है। तो एक तरफ सम्राट कह रहा है कि भाई मैं दिल्ली पहुंचू, इसके पहले भाग जाना यहां से, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हे सुल्तान दिल्ली दूरस्ता है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो देखिए अगला है कि दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दिया गया, तो निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। और किसे दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक को यह चेतावनी दिया गया था। किसके द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिया गया था। और उन्होंने एक शब्द बोला था यहां पर, हुनूज, क्या बोला था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ अहे, दिल्ली दूरस्थ अहे, ठीक है, याद रखेगा। ये एक सेंटेंस है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ये अक्सर करके आपसे आपकी परीक्षा में, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। दूरस्थ है या फिर दूर अस्त ऐसे भी देता है, तो कई जगह मैंने पढ़ा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट किस किले का निर्माण करवाया, बता भी दिया दोस्तों किसके निकट है, दिल्ली के निकट है। और उस किले का नाम क्या दोस्तों, सिर्फ आपको नाम बताना है। तो याद रखेंगे उस किले को पहले तो याद रखेगा स्थापित कहां कराया गया, तो याद रखेगा तुगलकाबाद में, ठीक है। तुगलकाबाद एक जगह है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों इस किले का निर्माण कराया गया है, इसको याद रखेगा। और उसका नाम क्या है, 56 कोट, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों दुर्ग का नाम, ठीक है, दुर्ग का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, 56 कोट नाम है, 56 कोट, ठीक है, 56 कोट उसका नाम है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। कहां पर है, तुगलकाबाद है, दिल्ली के निकट है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दोस्तों कैसे हो गई, तो देखिए अगर इसके शासन की बात करें तो मैंने कहा था 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके ये गद्दी संभाला था। और 1325 ईस्वी में दोस्तों इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे कैसे, तो याद रखेगा सीढ़ियों से गिर करके। जी हां दोस्तों, सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। इसके पहले कोई घोड़े से गिर गया था, क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चौगान एक खेल था, उस खेल को खेलते समय वो घोड़े से गिर गया था। और ये भाई साहब कहां से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए। तो इसे भी याद रखेगा। लिख रहा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जब ये मर गया तो दिल्ली की गद्दी पर अगला शासक कौन बैठा, तो इसके बाद दोस्तों बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत सारे बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक बोलते समय मोहम्मद बिन कासिम निकल जाता है, याद रखेगा। मोहम्मद बिन कासिम ये कौन सा राजा है, ये दोस्तों पहला अरब आक्रमणकारी या पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी लड़ाई हुआ था राजा दाहिर के साथ, जो सिंध पर हमला किया था, राजौर का युद्ध हुआ था या ब्राह्मणाबाद का युद्ध हुआ था, वहां पे आपने पढ़ा था। वो अलग व्यक्ति है और ये अलग व्यक्ति, दोनों में समय का बहुत अंतर है। जब हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं तो 712 ईस्वी की चर्चा करते हैं, और जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं तो सन 1325 की चर्चा करते हैं। 1325 में गद्दी पर बैठता है और कब तक दोस्तों, 1351 तक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो याद रखेंगे 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेंगे गद्दी पर बैठा रहा कौन, ये मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों गद्दी पर बैठा रहा। इसी का नाम था जूना खां। कहीं कहीं पर दोस्तों जूना खां लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर दोस्तों जौना खां लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिसके नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई के नाम पर क्या कराया था, जौनपुर शहर की स्थापना कराया था, वो यही जौना खां है। इसको याद रखेंगे। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज। आगे बढ़िए। लिख रहा गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। याद रखिए जब गयासुद्दीन तुगलक जिंदा था ना, उसी समय दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने अपना युवराज बना दिया था, किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। और क्या दिया था उसको उपाधि, तो याद रखेगा उलुग खां की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था, याद रखेंगे उलुग खां की उपाधि दिया था। और ये तभी कहा गया दोस्तों, कई जगह ये और एक चीज और पड़ेगा, इसको मनियरों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनियरों का राजकुमार। जी हां दोस्तों, ये सवाल भी याद रखेगा, पूछता सवाल परीक्षा में, नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। लिख रहा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र भी जानता था, गणित भी जानता था, आयुर्विज्ञान भी जानता था और ऐसे अनेक विद्याओं में पारंगत था, वो कौन था, तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। पहली बार दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे कोई ऐसा राजा आया जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, लेकिन इसके साथ सब कुछ गलत हुआ। ये जितना नीतियां बनाया, जो कुछ चलाना चाहा, सब दोस्तों इसके साथ गलत होता रहा, पूरा जिंदगी गलत ही होते रहा। इसलिए कहा गया कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता ही गिरकर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। पूरी जिंदगी गलत डिसीजन, ठीक है, जानकार बहुत है, विद्वान बहुत है, लेकिन हर जगह दोस्तों गलत डिसीजन की वजह से इसको जो है मात ही मिला है, आप याद रखेंगे। लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो याद रखें दोस्तों यहां 23 प्रांत आ चुके थे। इसके पहले जब हम बातचीत कर रहे थे दोस्तों,
ठीक है। अलग अलग समय में तो 22 प्रांत, कहीं 16 प्रांत, इस तरह के अलग अलग प्रांत देखे हैं। इसके जमाने में कुल 23 प्रांत देखने को मिलते हैं, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आने लगी हैं। ये सैंपल के तौर पे दोस्तों इतनी किताबें दिखाई जा रही हैं, और भी किताबें आप आइए चेक करिए हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, आप इन किताबों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि वाकई नितिन सर और फिर स्टडी 91 का स्टडी मटेरियल दोस्तों अपने आप में दमदार होता है, ठीक है, आप सोचो फ्री वाले में अगर इतना अच्छा मैटर हो सकता है, तो पेड प्रोग्राम में जो हमारी किताबें हैं वहां तो इतने गजब के मैटर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दोस्तों कहां से कहां बदल डाली? तो याद रखेगा इसकी राजधानी पहले क्या थी दोस्तों? तो याद रखेगा पहले इसकी राजधानी थी दिल्ली। बहुत ध्यान समझिएगा, दो लाइन में बताऊंगा आपको। पहले राजधानी थी दोस्तों दिल्ली। दिल्ली से इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दिया दौलताबाद। कहां शिफ्ट कर दिया भैया? तो दिल्ली से राजधानी कहां चली गई? दौलताबाद। दौलताबाद, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है दोस्तों, इसने अपने राजधानी को कब बदला, कब दिल्ली से दौलताबाद किया? तो याद रखेगा 1327 ईस्वी में। देखिए 25 पर तो गद्दी में बैठा था, और 27 में क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। ठीक है, दौलताबाद। अच्छा, ये दौलताबाद को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? तो दौलताबाद देवगिरी को ही कहा जाता था। दौलताबाद किसे कहा जाता था? दौलताबाद बराबर देवगिरी। ठीक है, ये देवगिरी वही स्थान है जहां का शासक राजा रामचंद्र जी थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई लड़े थे। ठीक है, ये वही वाला दोस्तों है देवगिरी, उसी का नाम दौलताबाद किया गया था, याद रखेगा। बाद में इसको लगता है कि यार मैंने अपना डिवीजन गलत ले लिया, तो बाद में क्या करता है राजधानी, ठीक है, पुनः दौलताबाद से क्या कर देता है? दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, और ये वाला कब करता है? तो ये करता है 1335 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में देखिएगा क्या पूछ रहा है, दिल्ली से दौलताबाद पूछ रहा है या दौलता से दिल्ली पूछ रहा है। दोनों का अलग अलग जवाब है, दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड है। आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे ना, गलती नहीं होगी ना, मत करिएगा गलती। देखिए एक एक पॉइंट मैं आगाह करा दे रहा हूं, बाद में ना कहिएगा कि सर आपने फ्री में भी पढ़ाया तो कोटा पूर्ति करके चलेंगे। कोटा पूर्ति मैं कभी नहीं करता, चाहे हमारा फ्री की क्लास हो चाहे हमारी पेड की क्लास हो। अपना हर तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए, आप जानिए, आप बेवकूफ मत बनिए। ठीक है, आप देखते चलिए। लिख रहा वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, यह किसके समीप है? दौलताबाद दोस्तों कहा किसे जाता है? तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, दौलताबाद तो जगह का नाम है, दौलताबाद जगह का नाम है। दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? देवगिरी नाम है। हम दौलताबाद की बात करें या देवगिरी की बात करें, किसके समीप है दोस्तों? तो यह समीप है औरंगाबाद के। किसके समीप है दोस्तों? औरंगाबाद के समीप है। तब औरंगाबाद नहीं हुआ करता था, औरंगाबाद तो बाद में बनेगा, जब औरंगजेब आएगा दोस्तों तब औरंगाबाद की स्थापना होगी। अब तो औरंगाबाद का नाम भी बदल गया दोस्तों, अब औरंगाबाद को क्या कहते हैं? संभाजी नगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संभाजी नगर के नाम से औरंगाबाद को जाना जाता है। ये करंट अफेयर है, ठीक है, तो इसको भी जानते रहिए। लिख रहा है किस इतिहासकार ने कहा कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का क्या था? स्मारक था। भाई ये लाइन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कह दिया? तो लाइन है दोस्तों लेनपुल का। जी हां दोस्तों, लेनपुल ने कई शासकों के ऊपर दोस्तों कटाक्ष किया है। तो एज इट इज दोस्तों ये लाइन आप याद रखेंगे, परीक्षा में इस तरह की लाइनें पूछ देता है कि किसने कहा कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। इसी तरह से दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा? भाई सबसे ज्यादा विद्वान होते हुए भी इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया। इसकी दो बड़ी गलतियां थी। पहली गलती राजधानी का स्थानांतरण, दूसरी गलती सांकेतिक मुद्रा जो इसने चलाया था, ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक हुआ या इसके इस निर्णय से नुकसान क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक को किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं। कौन कहता दोस्तों? तो जो हमारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं। लिख रहा किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा दोस्तों? सीधे सीधे पागल कह दिया कि पागल सुल्तान है। तो दोस्तों उस इतिहासकार का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम है दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों इसी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही। क्या लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही। ये किसकी रचना दोस्तों? ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। लेकिन दोस्तों इसने पागल सुल्तान भी कहा। किसे? ये सबसे विद्वान आदमी को पागल कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी। तो समझिए, लिख रहा किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? एक तरफ पागल की बात हो रही, दूसरी तरफ विद्वान की बात हो रही। याद रखेगा ईश्वरी प्रसाद जी ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इनका नाम है।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने इसे क्या कहा है, इसे सर्वाधिक विद्वान शासक का है। हम भी तो विद्वान ही मानेंगे भाई, आयुर्विज्ञान जानता था, गणित जानता था, तमाम तरह की चीजें जानता था, तो भाई विद्वान तो था ही, हमने शुरू में ही देख लिया। हाँ, एक अलग बात है कि इसका किस्मत इसका साथ नहीं दे रहा है और इसके हर निर्णय पर दोस्तों इसको कुछ ना कुछ जो है जिल्लत झेलनी पड़ रही है, वो अलग बात है। लिख रहा तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों ऐसा हो रहा था दोस्तों? तो लोग चांदी को स्टोर कर रहे थे, चांदी को स्टोर कर रहे थे। जिस तरह से हमारे यहां करेंसी स्टोर हो रही थी, तो मोदी जी ने क्या किया, करेंसी को बंद करके नई करेंसी ला दिया। उसी तरह से इसने सोचा कि चांदी के सिक्के की अगर स्टोरिंग ज्यादा होगी, दिक्कत हो रहा है, तो चांदी के सिक्के को बंद करके यहां पर एक नई मुद्रा लॉन्च कर दिया इसने, तांबे की मुद्रा पर। और यह दोस्तों चीन का कांसेप्ट था, चीन के देश से दोस्तों वहां से उधार लिया था इसने और ऐसा किया, लेकिन फेल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसने भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा, जी हां दोस्तों प्रतीक मुद्रा, सवाल भी आता है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा दोस्तों किसने चलाया? तो भी आपका जवाब याद रखेगा ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों, याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक का ये, ठीक है, तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ने क्या किया था, यह चमड़े की प्रतीक मुद्रा या भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का दोस्तों प्रचलन किया था। यह सवाल भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला लिख रहा है सन 1329-30 के दौरान किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था? तो यही है दोस्तों, याद रखेगा मोहम्मद तुगलक नहीं दोस्तों, ये सिक्के संबंधित काम किए हैं। देखिए, ये खाली ये इसलिए करना चाहता था, ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल करना चाहता था, ज्यादा विद्वान था। ठीक है, और इसको नहीं पता था कि उस समय की अर्थव्यवस्था अलग थी, उस समय के तरीके अलग थे, इसलिए दोस्तों इसका यह करना क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो जाता है और तभी कुछ लोगों ने इसे पागल भी कर दिया है। लिख रहा है कि सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, पहली बार दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो दोस्तों हमने पढ़ा है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख याद रखेगा, एरड़ अभिलेख दोस्तों 510 ईस्वी के दौरान लिखा गया था, भानुगुप्त के समय में, उस समय में दोस्तों एरड़ अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। दोबारा दोस्तों हमने जौहर व्रत का पालन सुना है। ये दोस्तों दाहिर की पत्नी जो थी दोस्तों, दाहिर की पत्नी, ये भी सती के जैसा ही दोस्तों काम था, वहां पर सुना है। और किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो याद रखेगा वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अब बताइए, इतना अच्छा काम करने के बाद भी याद रखेगा उसे पागल सुल्तान कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नए विभाग को आरंभ किया था? तो देखिए, इसके पहले जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने कुआं खुदवा दिया, नहर बना दिया, ऋण दे दिया, तकावी ऋण आपने पीछे पढ़ा, वो ऋण बांट दिया, तो सब काम किया उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नया डिपार्टमेंट बन गया जिसका नाम है दीवान आमिर कोही। क्या नाम है दोस्तों? दीवान ए आमिर कोही। जी हां दोस्तों, दीवान आमिर कोही। ये डिपार्टमेंट खाली इसलिए बना था कि याद रखेगा कृषि का विकास हो, कृषि की उन्नति को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस विभाग को लाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो डिपार्टमेंट वाली बात दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को क्या दिया? तो दोस्तों जो तकावी ऋण था, तकावी ऋण वो इसी ने शुरू किया था। ठीक है, तकावी ऋण इसी ने शुरू किया था। उन्होंने इसके पहले जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने अकाल के समय, अनावृष्टि के समय भू राजस्व की दर में कमी लाने संबंधी दोस्तों काम किया था। कोई ऋण वगैरह नहीं, जो तकावी ऋण है याद रखेगा, तकावी ऋण जो किसानों को दिया जाता था, जो निर्धन गरीब किसान होते थे उन्हें दिया जाता था, ये दोस्तों यहां पर है। इस तकावी ऋण को दोस्तों सोंधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई जगह पे सोंधर आप सुनेंगे, तो ये भी इसे कहा जाता है। एक दोस्तों और यहां पे आप काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फसल चक्र की योजना दोस्तों किसकी देन थी? फसल चक्र योजना। ठीक है, फसल चक्र योजना भी दोस्तों किसानों के लिए लाया गया था। ये योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की ही देन थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, यहां लिखिए फिरोज शाह तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, उसे दोस्तों क्या बनाया था? उसे नायब, ठीक है, नायब। अब देखिए एक नया पद यहां पर है जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, नायब बारबक। क्या नाम है? बारबक।
बक, ठीक है, नायब बारबक के पद पर बिठाया था। ये वही फिरोज शाह है जो आगे चल के अपने भाई जौना खां के नाम पर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, जौना खां था, तो जौना खां के नाम पर दोस्तों जौनपुर शहर की स्थापना करता है। वो पॉइंट भी आप याद रखेंगे। लिख रहा किस हिंदू को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजस्व अधिकारी दोस्तों बनाया गया था? याद रखेगा जात का हिंदू था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्वान होने के कारण दोस्तों ये अपना दिखा रहा नाम, तो याद रखेगा एक हिंदू व्यक्ति था, रतन नाम था उसका, रतन नाम का हिंदू था, रतन नाम का हिंदू व्यक्ति था, जिसे क्या बनाया था, जिसे राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। यह भी याद रखेंगे। लिख रहा दिल्ली का कौन पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में दोस्तों भाग लिया? तो होली में भाग लेने वाला पहला शासक कौन था? याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि सभी धर्मों को मानने वाला था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, ठीक है। कोई हो ना हो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा बेहतर चीजें आपको यहां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये जो विषय आपको पढ़ाए गए उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, ठीक है। बाकी अब किताबें भी आ चुकी हैं, तो देर मत करें दोस्तों, एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, किताबों को लीजिए। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए अगर आपको, तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीजो, हर जगह दोस्तों ये अवेलेबल है किताब, वहां से भी ले सकते हैं। बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए लगातार दोस्तों आज 53 दिनों से क्लास चल रही है, आप हो कहां पर, थोड़ा मौका दीजिए और जुड़िए स्टडी 91 के साथ। सुबह के 10 बजे दोस्तों ये क्लास चलती है। पीछे के वीडियोस नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सीक्वेंस से तैयारी करना, तो आप पीछे के वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।